नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। ये वो कानून है जो बच्चों और यहाँ तक कि अजन्मे शिशुओं की सुरक्षा से जुड़े हैं। जी। हमारे पास भारतीय दंड संहिता या कह सकते हैं इसी तरह के कानूनी ढांचे के कुछ खास अंश हैं, खास तौर पर धारा 91 से लेकर 95 तक। हाँ, ये धाराएं काफी अहम हैं। और ये उन गंभीर स्थितियों से निपटती हैं जहां जैसे अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाता है, या नवजात शिशु को त्याग दिया जाता है, या फिर जन्म को छिपाने की कोशिश होती है, या बच्चों को अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब काफी गंभीर बातें हैं ये। बिल्कुल, बहुत गंभीर। अक्सर ये कानूनी भाषा थोड़ी, आप जानते हैं, उलझी हुई सी लगती है। तो आज हमारा मकसद है इन धाराओं को खोलकर समझना। ये असल में क्या कहती हैं, इनमें किन बारीकियों पर जोर दिया गया है, और समाज के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए इनके क्या मायने हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए इन कानूनी प्रावधानों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये क्या उजागर करते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 91 से। ये धारा उस स्थिति के बारे में है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कुछ करता है जिससे बच्चा या तो जीवित पैदा ही ना हो पाए, या फिर जन्म देने के फौरन बाद उसकी मृत्यु हो जाए। सुनने में ही काफी गंभीर लगता है ये। बिल्कुल। यहाँ कानून की भाषा में दो चीजें बहुत अहम हैं। पहली है इरादा या कहें नियत। कानून कहता है कि ये काम इस नियत से किया गया हो कि बच्चे को जीवित जन्म लेने से रोका जाए या जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाए। अच्छा, मतलब ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा कदम है। समझ गई। और दूसरी अहम बात, आपने कहा दो बातें हैं। हाँ, दूसरी बात है एक महत्वपूर्ण अपवाद, एक्सेप्शन। अगर ये काम मां की जान बचाने के नेक इरादे से, यानी गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक किया गया है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। कानून साफ तौर पर कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर। ये एक बहुत जरूरी बचाव है जहां मां का जीवन प्राथमिकता बन जाता है। समझ गई। तो अगर किसी ने जानबूझकर और मां की जान बचाने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसा किया जिससे अजन्मा बच्चा जीवित पैदा ना हो या जन्म के बाद मर जाए, तो सजा क्या है फिर? ऐसे मामले में अगर वो अपवाद लागू नहीं होता तो दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये सजा अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। 10 साल तक की कैद, ये वाकई दिखाता है कि कानून अजन्मे बच्चे के जीवन को भी कितनी गंभीरता से लेता है। हालांकि मां के जीवन को बचाने वाली स्थिति एक अपवाद है। ये इरादे वाली बात भी काफी महत्वपूर्ण लगती है। मतलब साबित करना होगा कि ऐसा करने का इरादा था। हाँ बिल्कुल। क्रिमिनल लॉ में इरादा या मेंस रिया, जिसे आपराधिक मनस्थिति कहते हैं, अक्सर एक सेंट्रल पॉइंट होता है। धारा 91 इसी सिद्धांत को अजन्मे बच्चे के संदर्भ में लागू करती है। ये सिर्फ एक्ट नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत को भी दंडनीय बनाती है। चलिए अब धारा 91 से आगे बढ़ते हैं। धारा 92 भी अजन्मे बच्चे से ही जुड़ी है, पर इसमें कुछ अलग बातें हैं ना। ये सजीव गर्भस्थ शिशु की बात करती है। ये क्या है? सही कहा। धारा 92 उन स्थितियों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसे अगर किसी वयस्क व्यक्ति के खिलाफ किया जाता तो वो सदोष मानववध यानी कल्पेबल होमोसाइड कहलाता, और उस काम के नतीजे में गर्भ में पल रहे सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है। यहाँ सजीव गर्भस्थ शिशु का क्या मतलब है? ये धारा 91 से अलग कैसे हुआ? सजीव गर्भस्थ शिशु, जिसे अंग्रेजी में क्विक अनबॉर्न चाइल्ड कहते हैं, आमतौर पर उस अवस्था को दर्शाता है जब मां गर्भ में शिशु की हलचल महसूस करने लगती है, किकिंग मूवमेंट। इसे जीवन का एक ज्यादा स्पष्ट संकेत माना जाता है। अच्छा, तो धारा 91 किसी भी अजन्मे बच्चे पर लागू हो सकती है, जबकि धारा 92 विशेष रूप से सजीव हो चुके गर्भस्थ शिशु पर फोकस करती है। और यह अपराध का आधार भी अलग है। ये तब होता है जब किया गया काम अपने आप में इतना खतरनाक या गैर जिम्मेदाराना हो कि वो सदोष मानव वध की श्रेणी में आता हो, भले ही इरादा सीधे तौर पर शिशु को मारने का ना रहा हो। और सजा, क्या यहाँ भी वही सजा है जो धारा 91 में थी? सजा थोड़ी अलग है। यहाँ भी 10 साल तक की कैद का प्रावधान है, लेकिन साथ में जुर्माना भी अनिवार्य रूप से लगाया जा सकता है। मतलब शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ओ, धारा 91 में जुर्माना एक ऑप्शन था, या जुर्माना। यहाँ ये कैद के साथ जोड़ा गया है। अच्छा।
ये शायद इस बात को दर्शाता है कि सजीव हो चुके शिशु की मृत्यु को कानून और भी गंभीरता से लेता है, या उस काम की प्रकृति को, जो सदोष मानववध जैसा है, ज्यादा गंभीर मानता है। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है इसे और साफ करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति क है जो जानता है कि उसके किसी काम से एक गर्भवती महिला की मृत्यु होने की संभावना है, मतलब ऐसा काम जो सदोष मानववध माना जाएगा, वो ये काम करता है। अब महिला तो बच जाती है, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो क इस धारा 92 के तहत दोषी होगा। बिल्कुल, ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ क का इरादा शायद महिला को मारना भी न हो या सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाना हो, लेकिन उसका काम इतना खतरनाक था कि उससे मौत हो सकती थी, यानी सदोष मानव वध की श्रेणी में आता था। महिला बच गई, पर उस खतरनाक काम का असर सजीव गर्भस्थ शिशु पर हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो कानून कहता है कि क इस शिशु की मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार है। ये दिखाता है कि कानून न केवल सीधे इरादे को देखता है, बल्कि खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कामों के परिणामों को भी ध्यान में रखता है, खासकर जब एक सजीव गर्भस्थ शिशु प्रभावित होता है। तो धारा 91 और 92 मिलकर अजन्मे शिशु के जीवन को अलग अलग चरणों और परिस्थितियों में एक तरह का कानूनी सुरक्षा कवच देती हैं। एक सीधे इरादे पर केंद्रित है, दूसरी खतरनाक कामों के नतीजों पर, खासकर जब शिशु गर्भ में सजीव हो चुका हो। एकदम सही कहा आपने। ये एक तरह की क्रमिक सुरक्षा है जो गर्भ में विकसित हो रहे जीवन के प्रति कानून की बढ़ती चिंता को दिखाता है। जन्म से पहले की सुरक्षा की बात तो हो गई, अब उन कानूनों पर आते हैं जो जन्म ले चुके बच्चों की रक्षा करते हैं। धारा 93 ये बच्चों के परित्याग यानी उन्हें छोड़ देने के अपराध से संबंधित है। हाँ, धारा 93 उन माता पिता या कानूनी अभिभावकों, मतलब गार्डियंस, पर लागू होती है जिनके ऊपर 12 साल से कम उम्र के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है। अगर वे उस बच्चे को किसी भी जगह पर इस इरादे से छोड़ देते हैं कि उसे पूरी तरह से त्याग दिया जाए, इंटेंशन ऑफ होली अबैंडनिंग सच चाइल्ड, तो ये एक अपराध है। यहाँ फिर से इरादा शब्द आ गया, पूरी तरह त्याग देने का इरादा। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा गलती से मान लीजिए मेले में खो जाए तो ये धारा लागू नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ जोर पूरी तरह त्याग देने की नीयत पर है, मतलब बच्चे से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का इरादा होना चाहिए। ये लापरवाही या आकस्मिक घटना से बिल्कुल अलग है। कानून ये पक्का करना चाहता है कि जो लोग देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से इस तरह मुंह न मोड़े। और अगर कोई ऐसा करता है तो सजा क्या है? इस अपराध के लिए 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। 7 साल? हाँ, 7 साल की कैद ये दिखाती है कि समाज और कानून बच्चों के प्रति देखभाल की जिम्मेदारी को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत गंभीर बात जुड़ी है, एक स्पष्टीकरण, मतलब एक्सप्लेनेशन। वो क्या कहता है? वो स्पष्टीकरण बेहद महत्वपूर्ण है और इस अपराध की गंभीरता को और बढ़ा देता है। वो कहता है कि अगर बच्चे को इस तरह छोड़ने या असुरक्षित छोड़ने, एक्सपोजर जिसे कहते हैं, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोषी पर केवल धारा 93 के तहत परित्याग का ही नहीं, बल्कि हत्या, मर्डर या सदोष मानववध, कल्पेबल होमोसाइड का मुकदमा भी चलाया जा सकता है, जैसी भी स्थिति हो। बाप रे! मतलब बच्चे को छोड़ना अपने आप में अपराध है, लेकिन अगर उस वजह से बच्चे की जान चली गई तो ये हत्या या सदोष मानववध माना जा सकता है। ये तो बहुत ही सख्त प्रावधान है। हाँ, ये बहुत सख्त है और ये दिखाता है कि कानून बच्चे के जीवन को सबसे ऊपर मानता है। परित्याग अपने आप में गंभीर है, लेकिन अगर उसका नतीजा मृत्यु है तो कानून कहता है कि इसे सिर्फ छोड़ देना नहीं माना जाएगा, बल्कि ये मौत का कारण बना है और उसी के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। ये माता पिता और अभिभावकों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है और उन्हें याद दिलाता है कि उनके एक्शंस के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। यह स्पष्टीकरण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। यह सिर्फ बच्चे को असुरक्षित छोड़ने का मामला नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। अच्छा, अब धारा 94 पर आते हैं, जो जन्म छिपाने से संबंधित है। ये किस तरह का अपराध है? धारा 94 उस स्थिति से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति किसी बच्चे के मृत शरीर को गुप्त रूप से दफनाकर या किसी और तरीके से ठिकाने लगाकर, मतलब सीक्रेटली बेरिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी, उस बच्चे के जन्म की सच्चाई को जानबूझकर छिपाने की कोशिश करता है। इसमें क्या खास बात है? ये क्यों जरूरी समझा गया? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह धारा तब भी लागू होती है चाहे बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले हुई हो, जन्म के दौरान हुई हो या जन्म के बाद हुई हो। ओह! कानून कहता है वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ। मुख्य अपराध जन्म की घटना को छिपाने का इरादा है, इंटेंशनली कंसील्स और एंडेवर्स टू कंसील द बर्थ।
मतलब अगर बच्चा मृत पैदा हुआ, स्टिल बॉर्न जिसे कहते हैं, और उसके शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया गया ताकि किसी को जन्म का पता ही न चले, तो भी ये अपराध है। जी हाँ, बिल्कुल। अपराध का सार जन्म की घटना को गुप्त रखना है, न कि मृत्यु का कारण। देखिए, समाज में जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, जनसंख्या का हिसाब रखना और पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस तरह जन्म को छुपाना कानूनी प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवस्था में बाधा डालता है। और इसके लिए सजा क्या है? इस अपराध के लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। धारा 93 परित्याग या धारा 9192 की तुलना में ये सजा कम लग सकती है, लेकिन ये फिर भी आपराधिक कृत्य है जो दर्शाता है कि जन्म जैसी महत्वपूर्ण घटना को दर्ज करना और स्वीकार करना आवश्यक है। ये कानून सामाजिक व्यवस्था और रिकॉर्ड रखने के महत्व को दिखाता है। बच्चे की मृत्यु दुखद है, चाहे वो किसी भी समय हुई हो, लेकिन उसके जन्म की सच्चाई को जानबूझकर छिपाना एक अलग कानूनी मुद्दा बन जाता है। यह दिलचस्प है कि कानून जन्म के तथ्य को छिपाने को भी अपराध मानता है, भले ही मृत्यु का कारण कुछ भी हो। अब हम अंतिम धारा पर आते हैं आज की चर्चा के लिए, धारा 95। यह काफी अलग और मुझे कहना होगा बहुत गंभीर लगती है। ये बच्चों को अपराध करने के लिए इस्तेमाल करने से संबंधित है। हाँ, धारा 95 उन लोगों को निशाना बनाती है जो किसी बच्चे को कोई अपराध करने के लिए किराए पर लेते हैं या काम पर लगाते हैं या किसी भी तरह से इस काम में शामिल करते हैं। मतलब हायर्स, एम्प्लॉयज और एंगेजेस एनी चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ये बच्चों के शोषण का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, घिनौना रूप है। और कानून इसे कितनी गंभीरता से लेता है? सजा क्या है? कानून इसे बेहद गंभीरता से लेता है, जो सजा के प्रावधानों से साफ झलकता है। पहली बात, इसमें एक न्यूनतम सजा तय की गई है, कम से कम 3 साल की कैद। कम से कम 3 साल? जी हाँ, न्यूनतम 3 साल। ये सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। Shall not be less than 3 years, but which may extend to 10 years and with fine. ध्यान दीजिएगा, यहाँ जुर्माना वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है। हाँ, आपने बताया। न्यूनतम सजा का प्रावधान ये दिखाता है कि कानून इस अपराध को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लेना चाहता। ये तो वाकई सख्त है, लेकिन मैंने सुना है इसमें एक और पहलू है जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देता है, कुछ दोहरे दंड जैसा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें एक असाधारण प्रावधान है। अगर वो बच्चा जिसे अपराध करने के लिए रखा गया था वास्तव में वो अपराध कर देता है, तो उस बच्चे को काम पर लगाने वाले व्यक्ति को उस अपराध के लिए भी ठीक वही सजा मिलेगी जो उस अपराध के लिए तय है, मानो उसने वो अपराध खुद किया हो। क्या मतलब? एक मिनट, उसे दोहरा दंड मिलेगा? एक तो बच्चे को इस्तेमाल करने का, हाँ, और दूसरा उस अपराध का जो बच्चे ने किया। एकदम सही, ये दोहरा दंड है। मान लीजिए किसी ने बच्चे को चोरी करने के लिए भेजा और बच्चे ने चोरी कर ली, तो उस व्यक्ति को धारा 95 के तहत बच्चे को इस्तेमाल करने की सजा, जो 3 से 10 साल कैद प्लस जुर्माना है, तो मिलेगी ही। साथ ही उसे चोरी के अपराध की सजा भी मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद चोरी की हो। ओह, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है जो बच्चों का दुरुपयोग करने वालों पर पूरी जिम्मेदारी डालता है। ये तो सचमुच चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि कानून मानता है कि असली अपराधी वो वयस्क है जो बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है। और क्या ये सिर्फ चोरी जैसे अपराधों पर लागू होता है या कुछ और भी शामिल है? नहीं, इसमें एक स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन भी है जो दायरे को और साफ और विस्तृत करता है। यह साफ करता है कि बच्चे का यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करना भी इसी धारा के तहत आता है। अच्छा, तो ये केवल संपत्ति संबंधी या छोटे मोटे अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के खिलाफ होने वाले सबसे घिनौने अपराधों को भी शामिल करता है। बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेलने की सोचते हैं। न्यूनतम सजा, अनिवार्य जुर्माना और ये दोहरा दंड, ये सब मिलकर एक बहुत कड़ा संदेश देते हैं। निश्चित रूप से ये प्रावधान बच्चों को अपराध और शोषण के दुष्चक्र से बचाने के लिए बनाया गया है। ये मानता है कि बच्चे अक्सर परिस्थितियों के शिकार होते हैं या उन्हें बहला फुसलाकर या मजबूर करके अपराध में धकेला जाता है। इसलिए कानून उन वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी भेद्यता का फायदा उठाते हैं। ये प्रावधान बच्चों की सुरक्षा के प्रति कानून की प्रतिबद्धता का एक मजबूत उदाहरण है। तो हमने धारा 91 से 95 तक का सफर तय किया। अजन्मे शिशु के जीवन की सुरक्षा से लेकर जन्मे हुए बच्चे के परित्याग, जन्म छुपाने और सबसे खतरनाक, बच्चों को अपराध के लिए इस्तेमाल करने तक,
कानून ने हर पहलू पर ध्यान दिया है, ऐसा लगता है। हाँ, अगर हम इन सभी धारा को एक साथ देखें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहली, लगभग हर अपराध में इरादा या नीयत एक महत्वपूर्ण तत्व है। हाँ, ये बार बार आया। दूसरी, कानून अजन्मे शिशु को भी सुरक्षा देता है और यह सुरक्षा सजीव होने की अवस्था में और बढ़ जाती है। तीसरी, मां के जीवन की रक्षा एक महत्वपूर्ण अपवाद है। चौथी, बच्चे का परित्याग सिर्फ छोड़ देना नहीं, बल्कि मृत्यु होने पर हत्या या सदोष मानववध जैसा गंभीर अपराध बन सकता है। ये वाकई चौंकाने वाला था। पांचवी, जन्म छिपाना भी एक दंडनीय अपराध है। और छठी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को अपराध के लिए इस्तेमाल करना एक बेहद गंभीर अपराध है, जिसमें न्यूनतम सजा और दोहरा दंड शामिल है, और इसमें यौन शोषण भी शामिल है। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं लगते, बल्कि यह समाज के सबसे कमजोर सदस्यों, बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नैतिक घोषणा पत्र की तरह लगते हैं। ये धाराएं हमें याद दिलाती हैं कि बच्चों की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और कानून इस जिम्मेदारी को लागू करने का एक जरिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कानून कागज पर तो बहुत मजबूत और नेक इरादे वाले लगते हैं, लेकिन यहाँ एक विचार करने लायक सवाल खड़ा होता है, जो शायद इन धाराओं से परे सोचने पर मजबूर करता है। कानून बना देना एक बात है, पर क्या समाज में इन कानूनों के बारे में पर्याप्त जागरूकता है? क्या माता-पिता, अभिभावक और आम लोग इन प्रावधानों और इनकी गंभीरता को समझते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। कानून का होना ही काफी नहीं है, उसका पता होना और उस पर अमल होना भी उतना ही जरूरी है। और उससे भी आगे, क्या इन कानूनों का प्रवर्तन, मतलब इन्हें लागू करने की जो प्रक्रिया है, वो उतनी ही प्रभावी है? क्या पुलिस, न्यायपालिका और जो बाल कल्याण समितियां हैं, वो इन मामलों को उतनी ही संजीदगी से लेती हैं जितनी कानून अपेक्षा करता है? अक्सर हमने देखा है कि कानूनी प्रावधानों और जमीनी हकीकत के बीच एक फासला रह जाता है। तो असली चुनौती शायद ये है कि इस फासले को कैसे पाटा जाए, ताकि ये कानून सिर्फ किताबों में न रहकर वास्तव में बच्चों को वो सुरक्षा दे सकें जिसके वे हकदार हैं। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। कानून का असली मकसद तभी पूरा होगा जब वो कागज से उतरकर असल जिंदगी में बच्चों की ढाल बन सके। ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। आज इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।